हेलो अंशन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि सुबह के वक्त जब विंग उठकर अपने चेहरे को मिरर में देखता है तब वो चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या, मैं तो कोई भूत की तरह दिख रहा हूँ। अगर मुझे किसी ने इस हालत में देख लिया वो पक्का डर जाएगा, या फिर हो सकता है कि उन्हें मुझ पर शक हो। इससे पहले कि कोई मुझे इस हालत में देखे मैं फ्रेश होकर तैयार हो जाता हूँ। थोड़ी देर में ल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी। अगर उसने देख लिया तो बवाल ही मच जाएगा, वो मुझे बहुत सारे सवाल पूछेगी। ये कहते हुए वो खड़ा हुआ और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। नहाते वक्त भी वो बहुत ज़्यादा परेशान था। कुछ समय बाद वो जब नहाकर बाहर आया, वो मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखता है। उसकी आंखों के नीचे वो डार्क सर्कल अभी भी विजिबल थे और उसकी आंखें भी रेड थीं। आंखों का तो वो कुछ नहीं कर सकता, पर उसे डार्क सर्कल छुपाना होगा। ये सोचते हुए वो मिरर के पास रखे हुए मेकअप के सामानों से कुछ सामान को लेकर अपने फेस पर अप्लाई करने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। विहिंग कहता है, अंदर आ जाओ। ल्यू खाना लेकर विहिंग के कमरे में एंटर हुई। तब विहिंग अपने बाल बना रहा था। उसका बैग ल्यू की तरफ था। ल्यू विहिंग को देखकर कहती है, लैनिंग आप आज इतनी जल्दी तैयार हो गए। विहिंग कहता है, हाँ, वो मैं आज जल्दी उठ गया था इस वजह से। ल्यू ने टेबल पर खाना रख दिया और विहिंग की तरफ देखते हुए कहती है, तो फिर आप आकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। विहिंग कंघी को नीचे रखकर ल्यू की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है। वो जब ल्यू की ओर बढ़ रहा था तब ल्यू एक टक विहिंग की तरफ देखे जा रही थी। जैसे ही विहिंग ने ये नोटिस किया वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो कहता है, ल्यू तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। जब ल्यू ने ये देखा कि उसके देखने की वजह से विहिंग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया है, वो कहती है, माफ़ कीजिए लैनिंग, मैं आपका ऐसा घूरना नहीं चाहती थी, पर आप आज बाकी दिनों से अलग लग रही हैं। जिसे सुनकर विहिंग कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या मैं बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा हूँ। तभी वो अपने दिल में कहता है, मैंने तो मेकअप सही से अप्लाई किया है, क्या मेरी डार्क सर्कल अभी भी विजिबल है। तभी ल्यू कहती है, नहीं, आप बुरे तो नहीं दिख रहे, पर आप मुझे बहुत ज़्यादा थके हुए दिख रहे हैं। आपकी आंखें भी बहुत ज़्यादा रेड हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कल रात को सही से सो नहीं पाए। जिसे सुन विहिंग कहता है, ओह ये बात है, हाँ वो क्या है ना, मुझे कल रात सही से नींद नहीं आई, शायद इसीलिए ऐसा दिख रहा होगा। जिसे सुन ल्यू वरीड होते हुए कहती है, क्या आप ठीक से सो नहीं पाए, आपको कहीं पर तकलीफ है या फिर आपको परेशानी हो रही थी सोने के लिए। अगर हाँ तो आप मुझे बताती, एक डिसिपल को बुलाने के लिए मुझे कह देती तो मैं तुरंत ही चली आती। विहिंग ल्यू को अपने लिए इतना वरीड देख उसे शांत करते हुए कहता है, ल्यू शांत हो जाओ, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मुझे कल नींद नहीं आ रही थी, ऐसा कभी कभार होता है। ल्यू कहती है, क्या आप सच कह रहे हो, आपकी तबीयत ठीक है। विहिंग कहता है, हाँ ल्यू ठीक है। ल्यू कहती है, पर मुझे आपको चेक करना है, आप बैठिए, मैं 2 मिनट में चेक करती हूँ। विहिंग कहता है, पर ल्यू ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ल्यू कहती है, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए देखना चाहती हूँ आपको। ये कहकर वो विहिंग को लेकर बेड पर बिठाती है। फिर वो कहती है, आप यहाँ पर लेट जाइए। ल्यू को उतने औषधि या फिर उपचार के बारे में नहीं पता था, वो अभी अभी सीख रही थी, पर उसे जितना पता था वो उस हिसाब से विहिंग का पूरा अच्छी तरह से बॉडी चेकअप करती है। पर ल्यू को कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा। वो विहिंग से कहती है, सब कुछ सही है, आपका बेबी भी बहुत ही हेल्दी है। जिसे सुन विहिंग के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आई और वह अपने बेली पर हाथ फिराता है। ल्यू कहती है, चलिए आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। विहिंग उठा और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। उसने थोड़ा सा खाना खाने के बाद ल्यू से कहा, मेरा हो गया, ये सब तुम ले जाओ। जिसे सुन ल्यू हैरानी के साथ विहिंग की तरफ देख रही थी। विहिंग कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो फिर से। जिसे सुन ल्यू कहती है, आप तो हमेशा ये खाना पूरा खा लेती हैं, पर आपने आज क्यों नहीं खाया। विहिंग कहता है, वो क्या है ना, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मन नहीं कर रहा खाने का। जिसे सुन ल्यू कहती है, लगता है मैंने सही से आपका चेकअप नहीं किया, और वैसे भी मुझे उतना नहीं पता इन सब के बारे में, क्या मैं वैद्य को बुला लाऊं। विंग कहता है, नहीं ल्यू, मैं ठीक हूँ, बस मेरा आज मन नहीं कर रहा। ठीक है, मेरे क्लास का वक्त हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर की ओर जाने लगा।
जिंसी से बाहर निकलकर वह एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ, शुक्र है ल्यू को मुझ पर ज़्यादा शक नहीं हुआ और उसने मुझे उतने सारे सवाल भी नहीं पूछे। मैं तो डर गया था कि कहीं ल्यू मुझे पकड़ ही ना ले, पर वो जान नहीं पाई, मैं बच ही गया। ये कहते हुए वो कुछ सोचने लगा। अब हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है। वहीं बेड पर लेटकर उसी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक उसके बैली में बहुत ज़्यादा दर्द उठा, जिसे फील करते ही वहीं बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। उसे डर था कि उसकी वजह से कहीं उसके बेबी को कुछ ना हो जाए। पर आज सुबह जब ल्यू ने अच्छी तरह चेक करने के बाद ये कहा कि आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, ये सुनकर वहीं को बहुत बड़ी राहत मिली। वो अपने बेली पर हाथ रखते हुए कहता है, शुक्रिया ल्यू, तुमने आज मेरा चेकअप किया। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि मेरी वजह से मेरे बेबी को कुछ भी ना हो, और तुमने उसे चेक कर कर मुझे बता भी दिया कि वो ठीक है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। माफ़ करना बेबी, मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में थी। आइंदा से तुम्हारी मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ये कहते हुए वो क्लास की ओर बढ़ने लगा और दिल में सोचते हुए कहता है, कल रात के वक्त मैंने अंकल की आवाज़ भी सुनी थी। वो और कुछ डिसिपल मिलकर उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो कि उस कमरे में गया था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि कहीं उन्हें पता ना चल जाए, वो आकर मुझे रात में ही लेकर पनिशमेंट ना दे, पर कोई भी नहीं आया, जिसे सोचते सोचते सुबह भी हो गई। पता नहीं उन्हें क्या पता चला है। अब मुझे अंकल का मूड देखकर ही पता चलेगा कि कल क्या हुआ है। ये कहते हुए वो क्लास के अंदर जाता है। उसने देखा अभी तक मास्टर नहीं आया है। वहीं जाकर अपने सीट पर बैठ गया। 2 मिनट बाद एक मास्टर उनके क्लास में एंटर हुआ, जिसे विहिंग थोड़ा हैरान होकर देख रहा था और अपने दिल में कहता है, ये क्या, ये मास्टर क्यों आ रहे हैं? हर रोज़ सुबह के वक्त तो अंकल आकर हम लोगों की क्लास लेते हैं, आज अंकल क्यों नहीं आए? क्या अभी भी वो उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं? ये सोचते हुए विहिंग किसी ख्यालों में गुम था। तभी मास्टर पढ़ाना शुरू करता है, जिसकी आवाज़ सुनकर विहिंग अपने ख्यालों से बाहर आया और वो कहता है, पता नहीं आगे क्या होगा। गॉड प्लीज़ मुझे बचा लो, कुछ भी ना पता चले। अगर पता चला तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। अब हमें चिरान को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में बैठकर किसी ख्यालों में गुम था। तभी हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है। चिरान कमरे में सोया हुआ था। अचानक कोई पर्सन आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा, जिस वजह से चिरान उठ गया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दरवाज़ा खुलते ही एक डिसिपल चिरान को वो करते हुए कहता है, माफ़ कीजिए मास्टर, मैंने आपको इतनी रात को परेशान किया, पर कुछ ज़रूरी काम है जिसके लिए आपको मेरे साथ आना होगा। चिरान कहता है, ठीक है चलो। जैसे ही उस डिसिपल ने वह सुना, वो चिरान को लेकर वहाँ से जाने लगा। रास्ते में जाते वक्त चिरान उस डिसिपल से कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो और हुआ क्या है? जिसे सुन वो डिसिपल घबराते हुए कहता है, वो मास्टर, हम लोग जब पहरा दे रहे थे तभी हमें लाइब्रेरी से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दिया, जिसे सुन हम सब उस तरफ चले गए। वहाँ पर पहुँचकर हमने देखा लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला है, तो हम सब उसके अंदर गए। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो हम लोगों ने वहाँ पर रोशनी किया। फिर हम लोगों ने देखा लाइब्रेरी का आखिर का दरवाज़ा भी खुला था, तो हम उसके अंदर चले गए। तब हमारी नज़र गलियारे के आखिर के दरवाजे पर पड़ी, जो कि खुला था। आपने हमें वहाँ पर जाने के लिए मना किया है, इसीलिए मैं आपको बुलाने आया हूँ। जिसे सुन चिरान गुस्से से कहता है, क्या तुम लोग रखवाली ऐसे कर रहे हो? कोई पर्सन आकर उसके अंदर भी चला गया और तुम्हें पता नहीं चला? वो डिसिपल कुछ भी नहीं कहता। चिरान बड़े बड़े कदमों के साथ लाइब्रेरी की ओर बढ़ने लगा। वहाँ पर पहुँचकर उसने देखा एक डिसिपल उसका इंतज़ार कर रहा है। अपने साथ आए डिसिपल को और उसे उन दोनों को चिरान कहता है, तुम दोनों यहीं पर मेरा इंतज़ार करो। ये कहकर वो लाइब्रेरी के अंदर से होते हुए गलियारे की ओर चला गया। वहाँ पर जो दरवाज़ा खुला था वो उसके अंदर गया और सामने देख वो हैरान था। उसने जिस दरवाजे पर बैरियर लगाया था वो भी खुला हुआ था।
वो तुरंत ही उसके अंदर गया। अचानक उसके पैरों में कुछ टकराया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो उसने अपने पावर से वहाँ पर रोशनी किया। फिर उसने देखा वो एक कैंडल था। किसी को महसूस करते ही वो मिरर फिर से हलचल होने लगा और फिर से एक आकृति उभर आई। वो लेडी चिरान को देखते हुए कहती है, ओह तुम हो? जिसे देख चिरान कहता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं यहाँ पर कौन आया था? वो लेडी कहती है, नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया। जिसे सुन चिरान कहता है, आप झूठ क्यों कह रही है? मुझे बताइए वो कौन था? आप किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं? जिसे सुन वो लेडी कहती है, वो अच्छा, तुम्हें पता है तो फिर कोई यहाँ पर आया था, तो तुम खुद ही क्यों नहीं पता लगा लेते? वैसे भी तुम लैंड क्लैन के एल्डर मास्टर हो। अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कोई पर्सन कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, तो तुम इस पद के लायक नहीं हो। ये कहते हुए वो गायब हो गई। जिसे सुन चिरान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, पर उसे ये बात सही लगी। अगर किसी चीज़ को वो सबसे दूर रखना चाहता है, उसे प्रोटेक्ट करना भी उसकी जिम्मेदारी थी। इस बार तो उसने गलती किया, पर आइंदा से ऐसा ना हो। अगर वो पर्सन दोबारा आया तो चिरान उसे खुद पकड़ेगा। ये सोचकर वो उस कमरे से बाहर आया और उसने फिर से उस दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया। उस पर उसने फिर से एक बैरियर लगाया, पर इस बैरियर की एक अलग ही खासियत थी। अगर कोई इस बैरियर को छुए या फिर इसे तोड़ने की कोशिश करे, तो चिरान को तुरंत ही पता चल जाएगा कि बैरियर के पास कोई है। फिर चिरान तुरंत ही आकर उस पर्सन को पकड़ लेगा। यही सोचकर चिरान अपने काम को पूरा करने के बाद बाहर निकला और दूसरे दरवाजे को बंद कर लाइब्रेरी में चला आया। फिर वो उस डिसिपल से पूछता है, क्या तुम्हें पता चला कि वो पर्सन कौन था? वो डिसिपल कहता है, नहीं मास्टर, हमें कुछ भी नहीं पता चला। अभी भी सभी डिसिपल्स उसे ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो हमें मिल जाएगा, हम तुरंत ही उसे आपके पास ले आएंगे। जिसे सुनकर चिरान कहता है, ठीक है, अगर ना मिले तो भी आकर मुझे ज़रूर बताना। वो डिसिपल कहता है, जी मास्टर। चिरान वहाँ से चला गया। तब से कमरे में चिरान वैसे ही बैठा हुआ है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। चिरान इन सभी बातों को सोचते हुए कहता है, पता नहीं वो पर्सन कौन था जो कि मेरी बैरियर को इतनी इजीली तोड़ पाया और उसके अंदर भी गया था। वो आखिर चाहता क्या था? मैजिक मिरर तो वहीं पर था, वो उसे लेकर भी नहीं गया। आखिर वो आया क्यों था? इतना तो मुझे पता है कि वो जो कोई भी था, वो लैंड क्लैन में से ही है, क्योंकि बाहर का जो प्रोटेक्शन बैरियर है वो बिल्कुल सही सलामत है। वह पर्सन भी अब तक हमें नहीं मिला। सभी डिसिपल अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि कोई भी पर्सन फॉरबिडन प्लेस में जाने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो फिर से कहता है, चारों तरफ की हालातें बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। सभी तरफ अब हमले हो रहे हैं। इस तरफ सीचान को क्लान के मामलों के साथ साथ बाहर ये जो घटनाएं हो रही हैं उसे भी संभालने पड़ते हैं। उसके साथ साथ उसे सभी सैनिकों को ट्रेनिंग भी देना पड़ता है। और वांगजी को हांग विलेज गए हुए 3 दिन हो चुके हैं। वो अभी तक नहीं लौटा, ना ही उसके साथ गए हुए डिसिपल। सभी अभी तक वहीं पर हैं। वांगजी ने यहाँ तक कि एक पत्र भी नहीं भेजा। पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है। अगर वो कल तक नहीं लौटा तो मुझे किसी को भेजना होगा। ये कहकर चिरान कुछ सोचते हुए अपने कमरे से बाहर की ओर चला गया। अब हमें वांगजी को दिखाया जाता है। वो क्लाउड रिसेस पहुँचने के लिए अभी तक आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाया है, क्योंकि वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके सामने लोग आ रहे थे जो कि मुसीबत में पड़े हुए थे, यानी उन पर कुछ न कुछ हमला किया रहता था। उन लोगों को बचाने के लिए वांगजी को अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करते हुए उन्हें मारना पड़ता। और अगर वो उड़कर अभी रास्ता तय करे तो वो एक ही दिन में गुसू पहुंच जाएगा, पर उसमें उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी। उसे पता है कि युद्ध का समय बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। उसे यह भी एनर्जी बचा कर रखनी होगी। इसीलिए वो चलते हुए आगे बढ़ रहा था और दिल में यही सोच रहा था, कहीं उसे एक सवारी मिल जाए जिसमें बैठकर वो आराम से गुसू पहुंच जाएगा।
पर उसे अभी तक वो सवारी नहीं मिली। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सवारी मिलना मुश्किल है, सवारी तो है, पर जाने के लिए वो इंसान राजी नहीं होता। अभी कोई भी ज़्यादा दूर दराज तक रास्ता तय नहीं करता, क्योंकि सबको अपनी जान की फिक्र थी। इसीलिए वांगजी उन सबसे कुछ कह भी नहीं सकता। हालांकि उसने कुछ लोगों को बनाने की कोशिश किया कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी पूरी सुरक्षा की गारंटी लूँगा, पर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भले ही वांगजी जाते वक्त उन लोगों का साथ दे दे, पर आते वक्त तो वांगजी उनके साथ नहीं रहेगा। तब अगर उन पर हमला हुआ तब उन्हें कौन बचाएगा? वो लोग कोई योद्धा नहीं है जिन्हें कि लड़ना आता हो। वो पक्का अपनी जान गंवा बैठेंगे। इस डर से कोई भी जाना नहीं चाहता। ये देखते हुए वांगजी चलते हुए आगे बढ़ने लगा। वो मैडम जिनकी बातों को याद कर रहा था, जब उन्होंने कहा था, मैं आपके लिए सवारी का बंदोबस्त कर देती हूँ, आप यहाँ से सवारी में चले जाना। वांगजी को उन पर कुछ शक था, इसीलिए उसने मना कर दिया, पर अब उसे सवारी मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था, पर उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लैंड पहुंचना होगा। ये सोचते हुए वो आगे की ओर बढ़े जा रहा था। अब हमें मुंह को दिखाया जाता है। पहाड़ों से जड़ी बूटी लेने के बाद वो चलते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी, पर उससे पहले वो फिर से डार्क फॉरेस्ट गई थी और उसने उस स्पिरिट से बात भी किया। उसका फैसला सुनने के बाद उस स्पिरिट ने उसे एक स्टोन दिया था, जो कि अभी मुंह के हाथ में था, जिसे देखते हुए मुंह उस स्पिरिट के कही गई बातों को याद कर रही थी। अब हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है। वो स्पिरिट अपने हाथों से उस स्टोन को मुंह की ओर बढ़ाते हुए कहता है, तुम इसे ले लो, ये तुम्हारी मदद करेगा। जिसे सुन मुंह कहती है, ये क्या है और ये मेरी मदद कैसे करेगा? तब वो स्पिरिट कहता है, ये एक टेलीपोर्टेशन स्टोन है, जिससे तुम यूज़ कर कर जिस जगह में जाना चाहती हो वहाँ पर तुरंत ही पहुँच जाओगी। तब मुंह कहती है, पर इसे यूज़ कैसे करना है? मुझे इसे यूज़ करना नहीं आता। तब वो स्पिरिट कहता है, बस तुम इसे अपने हाथों में मुट्ठी कर कर पकड़ लेना, फिर जहाँ पर तुम्हें जाना है तुम उस जगह के बारे में सोचना, तुम वहीं पर टेलीपोर्ट हो जाओगी। जिसे सुन मुंह कहती है, पर ये तो बहुत ज़्यादा कीमती होगा, तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? जिसे सुन वो स्पिरिट कहता है, हाँ ये कीमती है, पर मास्टर ने तुम्हें इसे देने के लिए कहा है, पर याद रखना इस स्टोन को तुम सिर्फ 3 बार यूज़ कर सकती हो, फिर वो नॉर्मल स्टोन बन जाएगा, इसीलिए इसे सोच समझ कर यूज़ करना। और हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं। जिसे सुन मुंह हैरान होते हुए कहती है, क्या? पर तुमने कहा था मेरे पास 3 दिन है। तब वो स्पिरिट कहता है, हाँ मैंने कहा था, पर कल रात को मिलाकर। जिसे सुन मुंह गुस्से से कहती है, क्या मैं इतनी जल्दी कैसे करूँगी? तब वो स्पिरिट कहता है, क्या तुम भूल गई, तुम्हारे पास ये स्टोन है, इसे यूज़ करो और उसे जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आओ। इस स्टोन की मदद से तो तुम एक दिन में इस काम को कर ही सकती हो। तब मुंह कहती है, क्या 1 दिन में? क्या तुम पागल हो? वो स्पिरिट कहता है, मेरे साथ झगड़ा करना बंद करो और जाकर अपने काम में लगो, वरना अगर यहीं पे मेरे साथ झगड़ा करती रही तो तुम्हारे हाथ से वक्त निकलता जाएगा। वो कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली आई। अब मुंह उस स्टोन को देखते हुए कह रही थी, क्या सच में वर्ल्ड में कुछ ऐसी भी चीज़ है जो कि एक पर्सन को जहाँ चाहे वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकता है? पर कैसे? क्या ये सच में हो सकता है? क्या पता वो झूठ कह रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है इसके ज़रिए डार्क क्वीन मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो। नहीं, वो मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। अगर वो मुझे चोट पहुंचाएगी तो मैं उसका काम नहीं करूंगी, उसे पता है। मैं क्या करूं? क्या इसे ट्राई करूं? कुछ समय सोचने के बाद उसने उस स्टोन को अपने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और अपने आंखों को बंद कर कर निये कबीले के पास से ये जंगल के बारे में सोचने लगी। कुछ ही समय में उसके चारों ओर काला धुआं घिर गया। कुछ समय बाद उसने जब आँख खोला तो उसने देखा वो सच में उस जंगल में टेलीपोर्ट हो चुकी है। जिसे देख वो बहुत ज़्यादा हैरान थी और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। गाइस, जो कुछ भी आवाज़ें आ रही है ना, प्लीज़ उसे मैनेज कर लेना। फिर वो चलते हुए निये कबीले की ओर बढ़ने लगी। अब हम निये कबीले के मेन गेट का सीन देखते हैं। वहाँ पर 2 सैनिक पहरा दे रहे थे।
मुंह कर देखकर उन लोगों ने उसे अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचते ही उसने जड़ी बूटी निकालकर एक वैद्य के हाथ में दे दिया, जिसे लेकर वैद्य ने उससे शुक्रिया किया। फिर वह अपनी दवाई को बनाने लगा। वहाँ पर सभी लैंड डिसिपल भी मौजूद थे, जो कि घायलों की मदद कर रहे थे। मुंह को देखकर वो सभी भी खुश थे। जब दवाई तैयार हो गई और सबको मरहम पट्टी कर दिया गया, तब सभी डिसिपल कहते हैं, ठीक है, हमारा जाने का वक्त हो रहा है, हम कुल प्रमुख निया से मिलकर यहाँ से चले जाएंगे। जिसे सुनने के बाद मुँह कहती है, रुकिए, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जिसे सुन आयुन कहता है, क्या आप हमारे साथ जाएंगी? पर क्यों? आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, आप अभी जड़ी बूटी लेकर आए, आप बहुत ज़्यादा थकी हुई होंगी। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा चोटें भी लगी है। मुँह कहती है, नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे अपने गांव वालों को ये भी बताना है कि उनके फैमिली मेम्बर सभी ठीक हैं। तब आयुन कहता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उन सबको बता दूंगा, आप यहाँ पर रहकर आराम कीजिए। मुँह कहती है, नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे राजकुमार से भी मिलना था। जिसे सुन आयुन कहता है, ठीक है, आप हमारे साथ आ सकती हैं। वह सब मिलकर कुल प्रमुख निया से मिलने के लिए जाते हैं। निमिंग जी उन सभी के लिए सवारी का बंदोबस्त करते हुए उन सबको जाने की इजाज़त दे देता है। वह सभी सवारी में बैठकर गुस्सू के लिए निकल गए। अब हम विंग को देखते हैं। दोपहर हो चुका था। वो क्लास से निकलकर जिंगसी की ओर बढ़ने लगा। वहाँ पर पहुंचकर उसने देखा मुँह कमरे में नहीं थी, शायद किसी काम में गई हो। ये सोचकर वो अंदर जाकर बैठ गया। उसे बहुत ज़्यादा थका हुआ फील हो रहा था, इसीलिए वो एक गिलास पानी लेकर पीने लगा। पानी पीकर गिलास को नीचे रखते ही उसने देखा मुँह एक वैद्य को लेकर कमरे में एंटर हुई, जिसे देख विंग एकदम हैरान था। विंग कहता है, मुँह, तुम कहाँ गई थी और वैद्य को क्यों लेकर आई हो? तब मुँह कहती है, लैनिंग, मैंने आपका सही से चेकअप नहीं किया था, मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी, इसीलिए इन्हें लेकर आई हूँ। आप पहले एक बार इनसे चेक करवा लीजिए, उसके बाद मैं आपको खाना ला कर देती हूँ। मुँह की बात सुनकर विंग कहता है, मुँह, मैं ठीक हूँ, तुमने ये सब क्यों किया? विंग की बात बिना सुने मुँह विंग को लेकर बेड पर बिठाते हुए कहती है, प्लीज़ करवा लीजिए, अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे कुल प्रमुख नहीं छोड़ेंगे, ना ही एल्डर मास्टर लैंड, प्लीज़ करवा लीजिए, प्लीज़। उसकी इतनी सारी रिक्वेस्ट सुनते हुए विंग कहता है, ठीक है, ठीक है। ये कहकर वो बेड पर लेट गया। वैद्य विंग का हाथ लेकर उसके नब्ज़ को अच्छी तरह चेक करता है। उसे 2 पल साफ साफ महसूस हो रही थी, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी, और वो विंग के फेस को बड़े गौर से देख रहा था। कुछ समय बाद वह कहता है, सब कुछ ठीक है, पर लैनिंग बहुत ज़्यादा थकी हुई है और किसी बात को लेकर शायद बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। जिसे सुन लियो कहती है, ठीक है, बाकी कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना? वो वैद्य कहता है, नहीं, सब कुछ ठीक है, पर अच्छी तरह से इनका ध्यान रखना। लियू कहती है, आपका शुक्रिया। वैद्य कहता है, नहीं, मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा कर्तव्य था। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। लियू उसे छोड़ने के लिए गई। कुछ समय बाद वो खाना लेकर विंग के कमरे में एंटर हुई। विंग उसे घूर घूर कर देख रहा था, जिसे देख लियू कहती है, क्या हुआ लैनी, क्या आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगी है? लीजिए, मैं खाना लेकर आ गई। लियू को पता था विंग उसे गुस्से से घूर रहा है, पर जानबूझकर वो उसे इग्नोर कर रही थी। विंग लियू को देखते हुए कहता है, लियू, तुमने तो चेकअप किया था ना, फिर तुमने वैद्य को क्यों बुलाया? तब लियू कहती है, मैं क्या करूं, आप इतनी ज़्यादा थकी हुई दिख रही थी, इसीलिए मैंने ये कहा। और हाँ, वैद्य ने भी कहा कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, आप किसी बात को लेकर चिंता कर रहे हो। क्या हुआ है? क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है? आप मुझे बचा सकते हो, मैं आपकी दोस्त हूँ ना। सच कहती हूँ, मैं आपकी अच्छी तरह से मदद करूँगी, मुझसे जितना बन सकेगा उतना। लियू का अपने लिए इतना ज़्यादा कंसर्न देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वह कहता है, नहीं लियू, मैं ठीक हूँ, और हाँ, तुम मेरे लिए इतना चिंता मत किया करो। क्या तुमने खाना खाया है? लियू कहती है, आप पहले खा लीजिए, मैं खा लूँगी। विंग कहता है, नहीं, तुम भी अपना खाना लेकर आओ, हम दोनों मिलकर खाएंगे। लियू कहती है, लैनिंग, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब विंग कहता है, देखो, मुझे हर बार ये बात ना कहनी पड़े, तुम जाकर जल्दी से अपना खाना लेकर आओ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है, अगर तुम खाना नहीं खाओगी मेरे साथ तो मैं भी नहीं खाऊंगा। जिसे सुनकर लियू तुरंत ही वहाँ से चले गए। कुछ समय में वो भी अपना खाना लेकर आती है।
दोनों मिलकर खाना खाते हुए बातें करने लगे। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त जब विहिंग सोया हुआ था तब उसे एक सपना आया जिसमें एक लेडी उसे देख रही थी और वो बहुत ज़्यादा दूर खड़ी थी। ये पहली बार नहीं, ये सपना विहिंग को कई बार आया है। विहिंग उसके पास जाकर उसे देखने की कोशिश करता है पर उसका चेहरा विहिंग को नहीं दिखता क्योंकि उनका बैग विहिंग के तरफ था। विहिंग कहता है, आप कौन है? आप ज़्यादातर मेरे सपने में आती है पर अपना चेहरा नहीं दिखाती। वो लेडी कहती है, किसी भी बात पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना और ख़ुद को हमेशा सेफ रखने की कोशिश करना। ये कहते हुए वो लेडी गायब हो गई। विहिंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर अचानक चारों तरफ अंधेरा हो गया जिससे डरकर विहिंग नींद से उठ गया। वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हाँफ रहा था। वो खुद को शांत करते हुए पानी पीता है, फिर वो बेड पर लेट गया। वो सोचते हुए कहता है, पता नहीं वो लेडी कौन थी जो कि हमेशा मेरे सपने में आती है। हालांकि मैंने कई बार उन्हें अपने सपनों में देखा है पर उनका चेहरा मैं कभी भी साफ साफ नहीं देख पाया। एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैं उनकी गोदी में सोया हुआ हूँ और वो मेरे बालों पर हाथ फिरा रही थी। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था पर मुझे उनका चेहरा याद नहीं है या फिर कहूँ कि धुंधला था। पता नहीं वो कौन है। ये सोचते सोचते विहिंग धीरे धीरे सो चुका था। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह के 5 बजे एक सवारी आकर क्लाउड रिसेस के मेन गेट के सामने रुकी जिसमें से ल्यू और डिसिपल्स बाहर निकले। उन सभी के मेन गेट के अंदर एंटर होते ही आइवान लैंचिरान से मिलने के लिए उनके कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे के सामने पहुंचते ही उसने दरवाज़ा नॉक किया जिसे सुनचिरान कहता है, अंदर आ जाओ। आइवान लैंचिरान के कमरे के अंदर गया। फिर वो सारी घटनाओं को विस्तार से लैंचिरान को बताने लगा जिसे सुनने के बाद चिरान कहता है, ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। आइवान लैंचिरान के कमरे से बाहर आ गया। अब हमें मुँह को दिखाया जाता है। उसके लिए तुरंत ही एक कमरा तैयार किया गया जहाँ पर लियो रह सके। लियो उस कमरे में जाती है। वो खिड़की से बाहर की ओर ही देख रही थी। उसका ध्यान अपने कमरे में नहीं बल्कि बाहर था। वो उसी पर्सन को ढूंढ रही थी जिस पर्सन के बारे में डार्क क्वीन ने बताया था। पर अभी तक खाने का वक्त नहीं हुआ था तो सभी डिसिपल अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। खाना खाकर वो तुरंत ही क्लास में चले जाते। कुछ समय बाद जब खाने का वक्त हुआ सब डिसिपल अपने कमरे से बाहर निकले और हॉल रूम की तरफ जाने लगे। मुँह अपने कमरे से बाहर निकलकर सभी को एक एक कर जाते हुए देख रही थी। वो उन सभी के फेस को देखती है पर वो पर्सन उसे नहीं मिला जिसे कि वो ढूंढ रही थी। जिसे देख वो परेशान हो गई। उसे भी खाने के लिए बुलाया गया। वह सभी के साथ खाने बैठी। वह सभी के चेहरे को दोबारा गौर से देखती है पर उसे अभी भी वो पर्सन नहीं मिला। खाना खाने के बाद वह अपने गांव के कुछ बच्चों से बातें करती है। उनमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि इस हमले में उसके फादर चल बसे। अब वो अनाथ हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा रोता है। मुँह से चुप कराने लगी। तब सभी बच्चे क्लास में चले गए, यहाँ तक विहिंग भी। क्लास के लिए और थोड़ा सा ही वक्त बचा था। वो बच्चा अपने आंसू को पोंछते हुए क्लास में चला गया। ये देखकर मुँह को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो अपने कमरे में बहुत ज़्यादा उदासी के साथ बैठी हुई थी। वो अपने दिल में कहती है, जो हो चुका है वो तो मैं बदल नहीं सकती, पर अब किसी को भी मैं रोने नहीं दूंगी। मैं सबको वापस लेकर आऊँगी। ये कहते हुए वो अपने कमरे में बैठकर कुछ सोचती है। जब क्लास का ख़त्म होने का वक्त हुआ वो फिर से वहीं पर जाकर खड़ी हुई। सभी बच्चे एक एक कर निकल रहे थे। तभी उसकी नज़र विहिंग पर गई। विहिंग ने उसे नोटिस नहीं किया था। वो सभी डिसिपल के पीछे पीछे जा रहा था और मुंह उसके पीछे पीछे। कुछ दूर आगे जाते ही विहिंग ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, जिसे देख मुंह थोड़ी हैरान थी पर वो चुपचाप विहिंग का पीछा करती है। तब उसने देखा विहिंग जिंक्सी के अंदर गया। वो भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। वो जिंक्सी के पास पहुंचती उससे पहले 2 सैनिकों ने मुंह का रास्ता रोक लिया, जिसे देख मुंह कहती है, तुम दोनों मेरे रास्ते से हटो, मुझे अंदर जाना है। वो सैनिक कहता है, आप अंदर नहीं जा सकती। यहाँ पर किसी भी डिसिपल का आना या फिर किसी बाहरी इंसान का आना मना है।
जिसे सुनमू कहती है, पर क्यों? यहाँ पर कोई क्यों नहीं जा सकता? अभी अभी तो एक डिसिपल अंदर गया। जिसे सुन वो सैनिक कहता है, वो यहीं पर रहती है, उनके अलावा कोई और नहीं जा सकता। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको कुल प्रमुख से बात करनी होगी और उनसे परमिशन लेकर आप यहाँ पर आ सकती है। जिसे सुनमू हैरान होते हुए अपने दिल में कहती है, क्या ये एक ओमेगा जो कि राजकुमार लैनवांग जी के कमरे में गया, वहाँ पर किसी और का जाना मना है, पर वह आराम से जा सकती है। आखिर उसका लैन परिवार के साथ संबंध क्या है और वह राजकुमार लैनवांग जी के कमरे में क्या कर रही है? तभी वह सैनिक कहता है, कृपया करके आप यहाँ से जाइए। तम्मू कहती है, क्या तुम बता सकते हो वो कौन है? वो सैनिक कहता है, मैंने कहा ना, आप यहाँ से जाइए, मैं इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता। मुँह समझ चुकी थी उसे यहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिलने वाला, ना ही उसे अंदर जाने दिया जाएगा, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगी। कमरे में पहुंचकर वो इसी बारे में सोच रही थी, पर उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। मुँह कहती है, चाहे जो भी हो, मुझे कुछ भी कर कर उसे लेकर जाना होगा। मैं अगर उसे लेकर नहीं गई तो मैं किसी को भी बचा नहीं पाऊंगी। मैं एक जान के बदले इतने सारे बच्चों की जान नहीं गंवा सकती। ये कहकर वो अपने कमरे से बाहर निकली और छुप छुप कर जिंगसी पर नज़र रखने लगी। शाम के वक्त विहिंग लियू को लेकर आंगन में टहलने के लिए निकला। वो चेरी ब्लॉसम ट्रे के नीचे खेल रहा था। उसके झड़ते हुए पत्तियों को अपने हाथों में लेता, फिर से उसे फूंक मारकर उड़ा देता। तभी अचानक उसके हाथ में एक लेटर आकर गिरा, जिसे कि लियू ने नहीं देखा था। विहिंग ने देखते ही तुरंत उसे छुपा लिया और वो ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर से एक पक्षी उड़ते हुए जा रहा था। लियू कहती है, क्या हुआ लैनिंग? विहिंग कहता है, नहीं कुछ नहीं। चलो शाम होने वाली है, तुम्हें भी अपना घर जाना है, मैं भी जा रहा हूँ। विहिंग की बात सुनकर लियू कहती है, ठीक है लैनिंग, अगर आपको कुछ ज़रूरत हो तो मुझे आज ज़रूर बुलाना। विहिंग कहता है, ठीक है। ये कहकर वो कमरे में चला गया और लियू भी वहाँ से चली गई। अब हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है। विहिंग उस लेटर को खोलकर पढ़ता है। उसमें लिखा था, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम क्लाउडियस के बाहर आकर मुझसे मिलो। जिसे पढ़कर विहिंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। वो कहता है, क्या कोई ऐसा भी पर्सन है जो कि मुझे जानता हो? पर ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर आने के बाद मैं तो बाहर ही नहीं निकला हूँ यहाँ से। आखिर ये कौन हो सकता है? क्या मैं उससे जाकर मिलूँ या फिर नहीं? वो सोच कर वो कहता है, नहीं, मैं उससे जाकर ज़रूर मिलूँगा। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। एक मास्टर डिसिपल्स को लेकर हंटिंग के लिए बाहर जा रहा था। विहिंग अपने इनविजिबल टैलिस्मैन का यूज़ कर कर उन लोगों के साथ मिलकर वहाँ से बाहर चला गया। कुछ दूर आगे जाते ही वो उन लोगों से पीछे रुका। वो सब जैसे आगे चले गए, उसने उस टैलिस्मैन को निकाल दिया। उस पर्सन ने जिस जगह के बारे में कहा था वो वहीं पर जाकर खड़ा हुआ। वो बाजार में खड़ा था। अचानक एक पर्सन उसके पीछे आकर कहता है, मेरे साथ चलो। विहिंग इसके पीछे पीछे जाते हुए कहता है, तुम कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? वो लेडी कहती है, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ये कहकर वो उसे एक सुनसान सड़क की तरफ ले गई। विहिंग ने जब देखा यहाँ पर कोई भी नहीं है, उसे डर लगने लगा। वो कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं बताना तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने कुछ ऐसा किया कि विहिंग वहीं पर बेहोश हो गया। तब उस पर्सन ने अपने चेहरे से उस मुखौटा को हटाया। वो कोई और नहीं, लियू थी। वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज़ करते हुए डार्क फॉरेस्ट में विहिंग को लेकर चली गई। डार्क फॉरेस्ट में पहुंचते ही मू विहिंग से माफ़ी मांगते हुए कहती है, माफ़ करना, मुझे पता है तुम अभी बेहोश हो, जब उठोगी शायद बहुत ज़्यादा भड़कोगी मुझ पर। हालांकि तुम मुझे नहीं जानती, पर मुझे ये करना मजबूरी था। तभी वो स्पिरिट भी वहाँ पर आकर पहुँच गया। वो कहता है, तुम मुझे लेकर आ गई? मुँह कहती है, हाँ, पहले मुझे उन सभी बच्चों को दिखाओ। तब वो स्पिरिट कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जो कहोगी वो हम सब सुनेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, अगर मास्टर ने कहा है कि वो सभी बच्चों को छोड़ देंगी, इसका मतलब छोड़ देंगी, तो तुम हम पर भरोसा करो। तब मुँह कहती है, तुम लोग, और वो भी भरोसे के लायक, कभी भी नहीं, पहले मुझे उन सभी को दिखाओ। तब वो स्पिरिट उसकी बात ना मानते हुए उसके हाथों से विहिंग को लेने की कोशिश करता है। वो विहिंग को ले पाता इससे पहले विहिंग के गले के लॉकेट की वजह से विहिंग को छूने से पहले ही उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे वो बहुत दूर जा गिरा। जिसको देखकर मुँह बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। वो अपने दिल में कहती है,
अभी ये क्या हुआ? उस दिन मैं उस स्पिरिट को कितना हराने की कोशिश कर रही थी, पर मैं उसे छू तक नहीं पाई और ये उसे लेने की कोशिश कर रहा था। वो उसे छू पाता उससे पहले ही इतना दूर जा गिरा। आखिर ये है कौन? वो कुछ सोच पाती उससे पहले वो स्पिरिट कहता है, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं जहाँ पर लेकर जाता हूँ सीधे सीधे उसी तरफ चलना। मैं उसकी बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आई और उसके पीछे पीछे जाने लगी। करीब 2 घंटे के आसपास मुँह डार्क केव के सामने पहुंची। अंदर का नज़ारा देख उसे डर लग रहा था क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। फिर भी वो स्पिरिट के पीछे पीछे जाने लगी। कुछ ही दूर आगे जाते ही उसने एक लेडी को एक थ्रोन पर बैठा हुआ देखा। वो लेडी वहीं को देखकर बहुत ही ज़ोरों से हंसने लगी, जिसकी आवाज़ से गुफा से कुछ पत्थर नीचे गिर गए, जिसे देख मुँह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर भी वो हिम्मत जुटाते हुए कहती है, मैंने तुम लोगों का काम कर दिया है, अब मेरे बच्चे कहाँ हैं? जल्दी उन्हें यहाँ पर बुलाओ। तभी डार्क क्वीन एक स्पिरिट को इशारा करती है, जो जाकर एक जेल का दरवाज़ा खोलती है, जहाँ से बहुत सारे बच्चे निकलकर मुंह के पास आकर उससे गले लग गए। उन्हें देख मुंह बहुत ज़्यादा खुश थी, पर उसके पास इसका वक्त नहीं था। वो कहती है, तुम लोगों ने जो कहा मैंने वो कर दिया, अब मेरा काम खत्म हुआ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो उन लोगों की बातें बिना सुने उस स्टोन को यूज़ करते हुए वहाँ से तुरंत ही गायब हो गई और वहाँ से नील कबीले के पास के जंगल में पहुँची। वो सभी बच्चे उसके साथ ही थे। तभी मुँह उन सभी बच्चों को इस बारे में किसी को भी बताने से मना करती है। वो सभी बच्चे मान गए। सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मुँह उन्हें तुरंत ही लेकर नील कबीले की ओर बढ़ने लगी। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। बहुत ढूंढने के बाद वांग जी को एक सवारी मिल गई थी, जो कि गुसु आता है। सुबह सवेरे वांग जी क्लाउड रिसेस के सामने खड़ा था। उसे देख एक डिसिपल ने बैरियर को हटाया और वांग जी अंदर आया। अंदर आते ही वो पहले अपने कमरे में गया। उसने देखा कमरे में विहिंग नहीं था। इतने सुबह के वक्त विहिंग कहाँ जा सकता है? शायद विहिंग नहा रहा हो। ये सोचकर वो बाथरूम में गया तो उसने देखा वहाँ पर भी विहिंग नहीं था। यहीं पर हमारी कहानी स्टॉप होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेट अपडेट के लिए माफ़ करना, और मेरी वॉइस अगर थोड़ी सी अजीब लगी हो तो भी, क्योंकि मेरी वॉइस इसीलिए ख़राब हो गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी।